सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। राहुल है, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी का, जो ये लेक्चर 2 होगा। इससे पहले इकोनॉमी का पहला लेक्चर आ चुका है, फिस्कल पॉलिसी हमने कवर करा था लास्ट लेक्चर में। पूरी प्लेलिस्ट है PT 365 एक्सटेंडेड मटेरियल पे, ये आपका जुलाई से लेकर अगस्त तक का है, तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हो ये चीज़ें। और पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन तो कवर हो चुका है, इकोनॉमी का पहला लेक्चर कवर हो चुका है। अब यहाँ पे जो आती है बात, वो आती है आपका बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश करेंगे लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप भी आज ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चैनल में बने रहिए। तो बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहली न्यूज़ है न्यू बैंक्स। तो रिसेंटली फिनटेक प्लेटफॉर्म ने, जो रेफर करते हैं समटाइम्स एज न्यू बैंक्स, वो बहुत ही इंक्रीज हो रही है और इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना रही है। न्यू बैंक और उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। न्यू बैंक एक टर्म है फिनटेक फर्म्स का, जिसमें डिजिटल प्रेजेंस होती है, यहाँ पे कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती। प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग सर्विसेज, जो यूज़ करते हैं सेविंग अकाउंट्स का, इंस्टेंट लोन, क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड, FD। ये बेसिकली टाई अप होते हैं RBI के साथ लाइसेंस बैंक के थ्रू। इन केस में, प्रोडक्ट्स के केस में वेल्थ मैनेजमेंट, न्यू बैंक्स जनरली इन्वेस्टमेंट होती है, एडवाइज़र लाइसेंस होती है, और टाई अप जो होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ होता है। तो ये न्यू बैंक को बेसिकली इन्वेस्टर एडवाइज़र लाइसेंस मिलता है और ये बेसिकली स्मॉल बैंक से टाई अप होते हैं, ये कहना है इस चीज़ का। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक और न्यू बैंक में डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस की बात करें, पहला है सर्विस। सर्विस में आपका ट्रेडिशनल बैंक जो है फिजिकल होता है, यहाँ पे जाना पड़ता है। न्यू बैंक में आप वेब या मोबाइल सर्विसेज से कर सकते हो। मार्केट एंट्री में आपकी बात करें तो 100 साल हो गए होंगे बैंक को, न्यू बैंक को 10 साल हो गए होंगे। क्लाइंट रिलेशन में लॉन्ग टर्म रहता है, पर्सन में रहता है, मतलब आप जा सकते हो, कुछ चेंजेस होंगे तो बहुत कम होंगे। क्लाइंट रिलेशन आपका न्यू बैंक में फ्लेक्सिबल, वर्चुअल और इजी टू मॉडिफाई रहता है। कस्टमर सपोर्ट इन पर्सन हो सकती है, फ़ोन के थ्रू हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है। कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे फ़ोन और ऑनलाइन के थ्रू होती है। फ़ीस की बात करें तो हाई कॉम्प्लेक्स है इसमें बैंक में। न्यू बैंक में लो, बहुत कम होती है फीस और ट्रांसपेरेंट रहती है। आपकी जो पुरानी बैंक्स है, वो जो बैंकिंग लाइसेंस है पूरा इंटायर होना चाहिए होता है। न्यू बैंक पे कभी होता नहीं है, कुछ पार्शल होता है और कई केस में इंटायर होता है। बैंक ऑफिसेज बैंक में ऑब्वियसली होते ही हैं, न्यू बैंक में नहीं होते हैं। कन्फर्मेशन प्रोसेस जो है बैंक में थोड़ा टाइम ले लेता है, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, बट यहाँ पे न्यू बैंक में इंस्टेंट हो जाते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे UK ने एक रेगुलेशन डाला है जो लाइसेंस करता है न्यू बैंक के, बट ये केस नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत लोअर ओवरहेड कॉस्ट है। न्यू बैंक ऑफर करती है हायर रेट कस्टमर्स को। यहाँ पे कोई कैटेगरी बैंक का अंडर नहीं है, RBI के रूल्स के अंडर ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, मतलब न्यू बैंक की कैटेगरी नहीं है अभी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। NARCL रजिस्टर्ड होता मुंबई के साथ। इसका एम था कि वो क्लीन अप करे बैड लोन्स बैंक बुक से, ठीक है। तो और न्यूज़ में क्या है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को सोल्यूशन चाहिए था। लार्ज परसेंटेज जो स्ट्रेस एसेट है 7.5% है एडवांस मार्च 2021 में, और इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोविजनिंग है। जो पहला प्रपोजल आया था इंडियन बैंक एसोसिएशन के थ्रू आया था 2020 में। बजट 2021 और 22 में गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि इस्टेब्लिश कर रहे हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे ये कंसोलिडेट करती है और एग्जिस्टिंग स्ट्रेस डेप्थ को देखती है, मैनेज करती है, डिस्पोज करती है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है फॉर
इवेंचुअल वैल्यू रियलाइजेशन। गवर्नमेंट के पास कोई डायरेक्ट कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं होगा NARCL में, बट ये ऑफर करते हैं गारंटी अगेंस्ट सिक्योरिटी रिसिप्ट। NARCL रिकंस्ट्रक्ट करता है उस एसेट को जो 100% प्रोवाइड होंगे लेंडर से, और क्लासिफाइड नहीं है एज अ फ्रॉड या कोई भी लिक्विडेशन प्रोसेस में नहीं होंगे। NARCL रिजॉल्व करता है स्ट्रेस लोन्स जो अबव 500 करोड़ के होंगे और जिनका अमाउंट होगा 2 ट्रिलियन का। यहाँ पे मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट कैसा होता है पहले ये समझ लेते हैं। मनी या लोन जो बैंक प्रोवाइड करते हैं उसको एसेट बोलते हैं। मतलब ठीक है, अगर आप लोन लेने आ रहे हो बैंक से तो वो एसेट काउंट होगा बैंक के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जनरेट करता है इनकम फ्रॉम द बैंक। वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, ना ही वो कैरी आउट करता है बड़े सारे नॉर्मल से ज़्यादा रिस्क। उसको स्टैंडर्ड एसेट बोला जाता है। अगर वो एंड हो जाता है या जनरेट नहीं कर पाता इनकम तो वो NPA बन जाता है। एसेट तब NPA बनता है जब वहाँ से कोई पैसा आ नहीं रहा, मतलब मैंने पैसा ले लिया लोन और ये एक एसेट बन गया और नॉर्मल रिस्क के ज़्यादा हो गया तो स्टैंडर्ड एसेट है, और उससे अगर ज़्यादा है तो फिर NPA आ जाता है। ठीक है, NPA क्या है? ओवरड्यू होता है लोन का, और या एडवांस जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रेट पे होते हैं ओवरड्यू होते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज, एक क्वार्टर के लिए, उसको NPA क्लासीफाइड करा जाता है। एग्रीकल्चर लोन में जो ओवरड्यू है NPA का वो 2 क्रॉप सीजन पे रहता है, या जो बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स पे रहता है, और एक 1 क्रॉप सीजन रहता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए। कैटेगरी क्या है NPA का? सब स्टैंडर्ड एसेट है अगर वो NPA रिमेंड है 12 महीने तक के लिए या उससे कम तक के लिए। डाउटफुल एसेट मतलब होगा कि यार एसेट अगर 12 महीने से एक्सीड कर देता है। लॉस एसेट मतलब अगर लॉस आइडेंटिफाइड हुआ है बैंक के द्वारा या इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स के द्वारा या कोऑपरेशन डिपार्टमेंट या रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन के द्वारा, बट जो अमाउंट है अभी तक वो पे नहीं हुआ है। तो ये बेनिफिट कैसे होगा NARCL से, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो एग्जिस्टिंग ARC कैपिटल जो है ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, ये इतना इनफ नहीं है कि वो डील आउट करे जो ह्यूज NPA प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे NARCL हेल्प करता है बैंक को रिड्यूसिंग NPA और ईल्ड करता है अदर सारे बेनिफिट्स, जैसे नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन हो गया, फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी हो गया, बैंक प्राइवेटाइजेशन हो गया, इम्प्रूव PSB वैल्यूएशन हो गया। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ARC की MSME लेवल पे। एग्रीगेटिंग डेप्थ की बात करें तो ये NARCL सेटअप करती है जो एड्रेस करती है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन व्यू या कॉन्सेंसस जो नहीं होते अमंग लेंडर्स, और अलाउ करती है डेप्थ को रिकास्ट करने के लिए। अनरियलाइज पोटेंशियल, डिस्पाइट बड़े सारे वेज की सॉल्व करे प्रॉब्लम को, ये फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग में पोटेंशियल जो ARC का है वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। NARCL एंट्री कर रही है, एक नया कल्चर ला रही है और वैल्यू दे रही है सेक्टर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए ये मैकेनिज्म। यहाँ पे बहुत ही ईजी है। बोरर होता है जो पैसा ले रहा होता है, पे बैंक होता है जो पैसे दे रहा होता है, और ARC का फंक्शन थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एसेट NPA बन गया, बोरोर ने पैसा नहीं दिया, NPA बन गया, तो फिर ARC वाले क्या करेंगे? या तो सेल करेंगे या लीज करेंगे सेटलमेंट को, मैनेजमेंट टेक ओवर करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट, और इनको पैसा मिलेगा मैनेजमेंट फीस का, और ये फिर ऑफर करेंगे SR आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द एसेट का, मतलब SR मतलब है सिक्योरिटी रिसिप्ट, एक रिसिप्ट है जो ARC इशू करती है किसी भी क्वालिफाइड बायर रिप्रेजेंटेशन जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का हो, जब वो परचेज करते हैं या एक्विजिशन करते हैं कोई भी अनडिवाइडेड राइट, टाइटल या इंटरेस्ट फाइनेंशियल एसेट पे, या तो मतलब बेसिकली ARC सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, लीज आउट करते हैं, कुछ भी करके पैसा रिकवर करते हैं बेसिकली कोलैटरल से में। तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र करते हैं एसेट इसको ARC को, और बदले में यहाँ पे क्या होता है 15% जो अपफ्रंट पेमेंट होती है
वो इशू होती है सिक्योरिटी रिसिप्ट के थ्रू, ठीक है। और क्यू भी इम्पॉर्टेंट है, क्यू भी एक क्वालिफाइड बायर है जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ पे है, और ये बेसिकली कोई भी कैटेगरी पे देखता है, चाहे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, आरबीआई या सेबी के द्वारा स्पेसिफाइड हो। इसके अलावा इसका क्या बेनिफिट है, ये इम्प्रूव करता है रिकवरी। इनिशियल हाई रेट होती है रिकवरी, बट ये डिप्ट हो जाती है बिलो 30% पोस्ट 2010 और 2011 में। एक्सेप्शन है 2017-2018 जहाँ पे रिकवरी ज़्यादा थी, 32.2 की थी। एंट्री होगी NARCL का, तो ये पोटेंशियल है कि वो शेप कर सकती है ऑपरेशन एग्जिस्टिंग ARC का और उनको बढ़ावा दे सकती है एसेट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ है इसी का पार्ट है जो बॉक्स में, सुदर्शन सेन कमेटी 2021 में आरबीआई ने सेटअप करी थी। कमेटी बेसिकली एग्जिस्टिंग लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखती है जो कि एप्लीकेबल है ARC पे। बेसिकली रिकमेंडेशन इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी ARC की, रिव्यू करती है रोल ऑफ ARC स्ट्रेस एसेट रेजोल्यूशन में अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC, रिव्यू करती है ARC बिजनेस मॉडल को और सजेस्ट करती है इम्प्रूव लिक्विडिटी ट्रेडिंग SR। अब NARCL कैसे डिफरेंट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ARC क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज जो लिमिट करती है एसेट ट्रांसफ़र फ्रॉम PSB बिकॉज ऑफ फियर्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे PSB जो है मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट बैक होती है, एसेट ट्रांसफ़र होते हैं और वो फ्रीली हो सकते हैं। बाय करती है एसेट डिस्काउंट प्राइस पे जो होता है एक्चुअल लोन से, और लो रिकवरी होती है यहाँ पे। पर NARCL में अलाउ करता है स्विच चैलेंज जिसमें बेस्ट मिलता है फॉर बैंक्स को फ्रॉम स्ट्रेस एसेट में। कुछ फ्यू केसेस में मोस्टली थिनी फंडेड जो है लार्जली बोरो करते हैं फंड बैंक से और बड़े सारे इशू फेस करते हैं, जैसे डिफरेंट कंपल्शन फ्रॉम डिफरेंट लेंडर्स जो डिले करते हैं होल प्रोसेस को। NARCL में डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होते हैं, गवर्नमेंट बैंक ARC साउथ कोरिया में, स्वीडन में, US में। NARC कोई कैपिटल इशू नहीं होता और ये एग्रीगेट करते हैं बैंक लोन्स को फास्टर रिकंस्ट्रक्शन में, तो बेसिकली ज़्यादा फास्टर है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी ई-रूपी। ई-रूपी क्या है, एक नया डिजिटल पेमेंट मोड है जो अडॉप्ट करा गया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जहाँ पे पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम है। ये वाउचर ई-गिफ्ट कार्ड में होते हैं जो कि प्रीपेड होते हैं नेचर में। कोड जो है कार्ड्स का वो शेयर कर सकते हैं थ्रू SMS या QR कोड। यहाँ पे ई-रूपी बैक करते हैं एग्जिस्टिंग इंडियन रूपी जो एंडरलाइन एसेट होते हैं और स्पेसिफाई करते हैं पर्पस जो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वर्चुअल करेंसी, और एक क्लोजर वॉच रखता है वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम पे। मतलब ये ज़्यादातर वाउचर बेस्ड सिस्टम ये डेवलप किसके द्वारा हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूज़ करता है UPI प्लेटफॉर्म को, जो कि कोलैबोरेशन है विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये प्रीपेड होता है नेचर में और अश्योर करता है टाइमली पेमेंट सर्विसेज का जो प्रोवाइड करते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडियरी। कोई भी डिजिटल या बैंक प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। कंज्यूमर रिडीम करते हैं वाउचर को जो रिक्वायर्ड है कि उनके पास कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं हो या बैंक अकाउंट ना हो। इंश्योर करता है लीक प्रूफ डिलीवरी बड़े सारे वेलफेयर सर्विसेज में। कॉर्पोरेट इशू कर सकता है इन वाउचर्स को एम्प्लॉयज़ के लिए। वाउचर रिडेम्पशन ट्रैक करा जा सकता है इशूअर के द्वारा। रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर फंड ट्रांसफ़र भी है, नेफ्ट। पेमेंट सिस्टम जो है ओपन है नॉन बैंक्स के लिए। RBI ने अलाउड करा है नॉन बैंक्स को, जिसमें प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स आते हैं, कार्ड नेटवर्क्स आते हैं जो कि वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में। CPS इंडिया में कंप्राइज करता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम जो ओन्ड होता है, ऑपरेट होता है आरबीआई के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे जो बैंक है वो अलाउड है कि वो यूज़ करे पेमेंट सिस्टम का। बैंक के अलावा कुछ सिलेक्ट फ्यू जो है नॉन बैंक्स उनने अप्रूव करा है पार्टिसिपेशन सीपीएस में, क्लियर करते हैं कॉरपोरेशन स्टॉक एक्सचेंज में, सिलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नबार्ड, एग्जिम बैंक हो गया। यहाँ पे नॉन बैंक्स जो है अलॉट होते हैं सेपरेट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC। एक करंट अकाउंट है जो ओपन होगा आरबीआई के थ्रू और ये कोर इन बैंकिंग के सिस्टम पे होगा ई-कुबेर। एक सेटलमेंट अकाउंट जो है आरबीआई मेंटेन करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है। NSO ने कराया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने रिलीज़ कराया 3rd एनुअल रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा। NSO क्या है ये समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे NSO बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एक सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है और एक कंप्यूटर सेंटर है और यहाँ पे नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस भी है। NSO मैंडेट करती है बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोडल एजेंसी है प्लान डेवलपमेंट स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की या सिस्टम की इंडिया में। प्रिपेयर करती है नेशनल अकाउंट्स और पब्लिश करती है एनुअल एस्टिमेट्स नेशनल प्रोडक्ट पे। मेंटेन करती है लाइसेंस जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है जैसे यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन, IMF, ILO। कंप्लाई करती है और रिलीज करती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर महीने इन द फॉर्म ऑफ क्विक एस्टिमेट्स। कंडक्ट करती है एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज का। ऑर्गेनाइज करती है, कंडक्ट करती है पीरियोडिक ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस जो फॉलोअप करते हैं एंटरप्राइज सर्वे। पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स सर्वे क्या है, ये इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी है लेबर फोर्स डेटा की जो फ्रीक्वेंट इन टाइम इंटरवल पे होती है। NSO ने लॉन्च करा था इस चीज़ को 2017 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट आई थी 2017 से 18 तक की जो कि रिलीज़ हुई थी 2019 के मई के महीने पे। सेकंड जो है वो जून 2020 में आई थी और थर्ड जो निकली है रिपोर्ट आई थी वो कंडक्ट हुई थी ड्यूरिंग जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, वो 2 फोल्ड में है। पहला एस्टिमेट करता है कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जिसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है। ये शॉर्ट टाइम इंटरवल है 3 महीनों का अर्बन एरियाज़ का जो कि करंट वीकली स्टेटस पे है। एस्टिमेट करती है आपकी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जो कि यूजुअल स्टेटस पे है। प्राइमरी एक्टिविटी जो है स्टेटस की है प्लस सब्सिडी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस की है। CWS जो है रूरल और अर्बन एरियाज़ में एनुअली इसमें आएगा। PLFS कैटेगरी जो है वर्कफोर्स है सेल्फ एम्प्लॉयड में जिसमें ओन अकाउंट वर्कर्स भी आते हैं, एम्प्लॉयर्स भी आते हैं, अनपेड हेल्पर्स भी आते हैं फैमिली एंटरप्राइज में, और रेगुलर वेज सैलरीड वर्कर्स भी आते हैं, कैजुअल लेबर्स भी आते हैं। इसके अलावा ओन अकाउंट वर्कर्स जो है रन करते हैं स्मॉल एंटरप्राइज जो हायर नहीं करते कोई भी लेबर, बट वो हेल्प ले सकते हैं किसी भी फैमिली मेम्बर से और एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं वर्कर्स को। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे की इंडिकेटर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, LFPR। ये डिफाइंड है एज अ परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स जो बेसिकली वर्किंग है या जो मतलब अवेलेबल है जॉब के लिए, वर्क के लिए उस पॉपुलेशन में अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 है। तो ये बेसिकली आपका दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे फॉर्मूला भी है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकाल देता है। सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये डिफाइंड है परसेंटेज जो पर्सन्स अनएम्प्लॉयड है अमंग पर्सन जो लेबर फोर्स में है। तो समझ सकते हो जहाँ पे फोर्थ में है जो सेकंड वाले का है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है अपॉन का नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस का जो नंबर ऑफ
अनएम्प्लॉयड पर्सन है तो मतलब टोटल आ जाएगा इंटू 100, ठीक है, जैसे एवरेज वैसे समझ लीजिए, इंटू 100 करके आपको परसेंटेज निकल जाएगा। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें VPR, तो ये डिफाइंड है परसेंटेज जो एम्प्लॉयड पर्सन है पॉपुलेशन में, तो सिंपल है नंबर ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉयड है अपॉन का टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। फिर आपका एक्टिविटी स्टेटस की बात करें तो एक्टिविटी स्टेटस जो है डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल या पर्सन परस्यू करता है ड्यूरिंग द स्पेसिफिक रेफरेंस पीरियड पे। इसके अलावा यूजुअल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे जब एक्टिविटी स्टेटस डिटरमाइन होती है बेसिस पे रेफरेंस पीरियड होता है इसका 365 डेज का जो प्रिसाइड करता है डेट ऑफ सर्वे। करंट वीकली स्टेटस की बात करें जब एक्टिविटी स्टेटस डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड जो 7 डेज का होता है प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस की बात करें तो एक्टिविटी स्टेटस जो जहाँ पे पर्सन जो स्पेंड करता है रिलेटिवली लॉन्ग टाइम स्पेंड करता है और ये मेजर टाइम क्राइटेरिया होता है इसका ड्यूरिंग 365 डेज का, वो प्रिसाइड करता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्वे। इसके अलावा सब्सिडी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस की बात करें तो एक्टिविटी स्टेटस जो कि है आपका पर्सन इन एडिशन टू हिज एंड हर यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस और परफॉर्म करते हैं कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो 30 डेज का होता है और यहाँ पे रेफरेंस पीरियड भी होता है 365 डेज का जो प्रिसाइड करता है डेट ऑफ सर्वे। What data in PLFS इंडिकेट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि PLFS में क्या डेटा इंडिकेट करता है। पहला है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे फॉल हो रहा है, वो दर्शाता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिर चुका है 4.8%, ये 2019 से 20 तक का है, तो ये आप ध्यान रखना 2019-20 का है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ में 15 से लेके 29 एज ग्रुप का 15% है, जहाँ पे अर्बन मेल और फीमेल जॉबलेस रेट है। अर्बन मेल का है 18.2%, मतलब ये लोग जॉबलेस है मेल में, और 24.9% फीमेल जॉबलेस है। वाइल इंक्रीज आया शेयर ऑफ पॉपुलेशन लेबर फोर्स में, यहाँ पे एक हायर इंक्रीज आया शेयर ऑफ दोस्त जो मतलब अपना काम ढूंढ सकते हैं, वो इंडिकेट हुए हैं WPR के थ्रू। हेंस जो अनएम्प्लॉयमेंट फेल हुई है यहाँ पे VPR इम्प्रूव करा है 38.2% 2019-20 में, कंपैरेटिवली 35.3% 2018-19 में, 34.7 हो गया 2017-18 में। रिस्क इन वर्कफोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर, यहाँ पे शेयर ऑफ वर्कफोर्स एंगेज एग्रीकल्चर में बड़ा है 45.6% से, जो कि बड़ा है फ्रॉम 42.5%, तो यहाँ पे 3% की बढ़ोतरी हुई है 2018 से 2019 तक का, ठीक है। एग्रीकल्चर का वर्कफोर्स बड़ा है और ये एंटायर रिस्क राइज करता है वर्कफोर्स का जो अकोमोडेशन होती है एग्रीकल्चर के द्वारा। एग्रीकल्चर कंटिन्यू कर रहा है टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ अ सिंक, ऑब्जर्व कर रहा है वर्कफोर्स जो अपने आप मतलब वो ढूंढ नहीं पा रहे कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी जगह पे नहीं देख पा रहे, तो वो इधर ही आ रहे हैं, ठीक है ना। शेयर ऑफ रूरल वुमेन जो इंगेज है एग्रीकल्चर में वो उनने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, 71.1% था 2018 में और 75.7 हो गया है। ये वुमेन इंक्रीजली एम्प्लॉयड होती है अनपेड फैमिली वर्कर्स में, मतलब कि मान लो एग्रीकल्चर में अगर लैंड मेरी है तो जो अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई बीघा ज़मीन है तो वहाँ पे जो मेरी वाइफ है वगैरह वगैरह वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी मेरे अंडर, तो ये वो बोल रहा है। राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें 53.2% रूरल हाउस होल्ड और 30.7 जो अर्बन हाउस होल्ड है इंगेज है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, 12.9% हाउस होल्ड है रूरल एरियाज में कंपेयर टू 43.1% अर्बन एरियाज में जो इंगेज है रेगुलर वेज या सैलरी अर्निंग में। प्रोपोर्शन जो रूरल हाउस होल्ड का है वो रिपोर्ट कर रहा है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड में, स्पेसिफिकली जो नॉन एग्रीकल्चर में है, और उनका कॉस्ट बढ़ रहा है रेगुलर वेज में या अर्निंग पे। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज आया है थ्रू द कैटेगरी ऑफ अनपेड फैमिली हेल्पर्स। फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो PLFS जो है एक शार्प इंक्रीज दिखाता है फीमेल LF मतलब ये आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में 5.5% का 2018 से, ठीक है, और ये ड्राइव कर रहा है बहुत ज़्यादा रूरल वुमेन को। अच्छा, लॉकडाउन के बाद बड़ी चीज़ें बदल गई है। इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन के बाद अप्रैल जून में जो ये पार्टिसिपेशन रेट है मैन और वुमेन का वो डिक्लाइन हो गया है, गिर गया है ऑब्वियसली। 55.5 था, फिर 15.5 हो गया, और जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था लेकिन था, ठीक है।
और आपका यहाँ पे 55.5 मेल का था और 15.5 वुमेन का था जनवरी से लेके, अगर जो पहले 56.7 और 17.3 था, तो ये डिक्लाइन आ चुका है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रहता है। अर्बन इंडिया ने रिडक्शन देखा है 11.04 मिलियन जॉब्स का अप्रैल और जून के महीने में 2020 के पीरियड में। रूरल एरियाज़ ने एडिशन देखा है 14.7 मिलियन जॉब का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंक्रीज़ हो गया है अर्बन एरियाज़ में, फ्रॉम 8.9 से लेके 28.8% हो गया है। और मतलब कंपैरेटिवली अर्बन पॉपुलेशन अर्बन एरिया में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। 8.7 था, अब 12.2 हो गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो है सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं और वर्स हिट हुए हैं लॉकडाउन के टाइम पे। रेगुलर वर्कर जो हैं वो भी सफ़र हुए हैं, क्योंकि इस जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले हैं वो ज़्यादा सफ़र हुए हैं रूरल एरियाज़ में, बाकी तो ठीक है। इसके अलावा इशू क्या है PLF के साथ? सैम्पल साइज जो नेशनल एस्टीमेट पे है PLF एस का, वो बेसिकली फैक्ट पे रहता है और ज़्यादा लार्ज है दैन द मिनिमम सैम्पल साइज जो है, जो रिक्वायर्ड है प्रोड्यूस करने के लिए रिलायबल एस्टिमेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यूजुअल स्टेटस का है यहाँ पे वो रहता है टिपिकली, बट ये अप्रोच कंपैरेटिव नहीं है आइदर ग्लोबली जो ILO फॉलो करता है या प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिस जो करता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE। CWS क्लोजर है ग्लोबल नॉर्म के साथ, क्योंकि वो मेमोरी CWS ज़्यादा बेटर अच्छा से नॉर्म परफॉर्म करता है, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना। CWS अप्रोच के हिसाब से UR एस्टिमेट होता है 8.8 का, और वो अनचेंज रहा है ड्यूरिंग 3 इयर्स। यूजुअल स्टेटस जो है वो ज़्यादा सेंस बनाता है जहाँ पे इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। आज के टाइम पे बहुत लोग जॉब के अंडर आ रहे हैं जो फॉलो नहीं करते ईयर लॉन्ग शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ई-श्रम पोर्टल। तो ये लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च करा गया है नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। ई-श्रम पोर्टल जो की है रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं ई-श्रम पोर्टल पे। पोर्टल में बड़ी सारी फीचर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको ई-श्रम कार्ड मिलेगा जिसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, ताकि वो लोग अवेल करें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है, जैसे PM श्रम योगी मानधन योजना। प्रोविजन है एक्सीडेंटल कवरेज 2 लाख रुपए का मिलेगा इन केस ऑफ डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी, और 1 लाख मिलेगा अगर पार्शली डिसेबल है तो। डेटाबेस सर्व करता है रेफरेंस पॉइंट जो कि अथॉरिटीज़ को ट्रैक करते हैं, रीच आउट करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, और ऑफर करते हैं रिलीफ क्राइम्स ऑफ क्राइसिस में। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के हिसाब से डिफाइन करता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जो जहाँ पे प्रोडक्शन और या सर्विस ओरिएंटेड एंटरप्राइज जो है ओन करती है इंडिविजुअल के या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं। अगर वर्कर्स जो है एम्प्लॉयड है तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है एक्सेड नहीं होंगे 10 से ज़्यादा, मतलब 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं होंगे। अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो वो ऑर्गेनाइज में आ जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पे ई-श्रम पोर्टल 5 पॉइंट है। नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए डेटाबेस ऑथेंटिकेशन करता है, आधार के साथ 97% कवरेज मिलता है। 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर करना होगा ई-श्रम में। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स, मिल्कमैन, ये सारे इसमें आ जाएंगे और सबको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन इस साल से स्टार्ट हुई थी 26 अगस्त 2021 से। इसके अलावा 3.4 में जो है नया टॉपिक है इसका एग्रीकल्चर का, इकोनॉमी का ही है। यहाँ पे न्यूज़ है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम NMEO-OP। तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव करा एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम NMEO-OP। तो NMEO-OP ऐसे याद कर सकते हो, जो प्रमोट करता है डोमेस्टिक कल्टीवेशन ऑयल पाम का नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो नेशनल
फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम इसके अंडर आता है, और ये रिड्यूस करती है डिपेंडेंस एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स से, और फोकस करती है कि हम कैसे ऑयल पाम को बढ़ा सके और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सके और एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस स्कीम के अंडर ये प्रपोज करा गया है कि कवरेज जो है एडिशनल हेक्टेयर का जो होगा 6.5 लाख हेक्टेयर का होगा ऑयल पाम का, टिल ईयर 2025 टू 2026, जब तक हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे 10 लाख हेक्टेयर्स अल्टीमेटली। फीचर्स की बात करें स्कीम की, तो ये स्पेशल फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और अंडमान निकोबार आइलैंड में। वायबिलिटी प्राइस की बात करें तो प्राइस अश्योरेंस देता है ऑयल पाम फार्मर्स को ऑन द लाइन्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि फ्रेश फ्रूट बंचेस पे होंगे जो कि आएंगे ऑयल इंडस्ट्री से। इसके अलावा ये चीज़ जो है इसको वायबिलिटी प्राइस बोला जाता है, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है इंडस्ट्री से, और वहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा फार्मर्स को जो ऑयल पाम का ग्रो कर रहे हैं। अश्योरेंस जो फार्मर का है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के फॉर्म में होगा। इंडस्ट्री मैंडेट है वो पे करेगी 14.3% क्रूड पाम ऑयल प्राइस और इवेंचुअली 15.3% तक जाएगा। एक सनसेट लॉ होगा, क्लॉज होगा मतलब स्कीम के अंडर, जो कि है 1 नवंबर 2037। पाम ऑयल फार्मर्स को पेड होंगे वो, और प्राइस डिफरेंस जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू होगा। तो इसका मतलब जो पाम ऑयल फार्मर्स जो उनको पैसा मिलेगा वो डिफरेंस काट के होगा डीबीटी का। ठीक है, डीबीटी मतलब इनके आधार या जो भी इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचेगा। ये इम्पोर्टर्स देता है नॉर्थ ईस्ट और अंडमान लोगों को। गवर्नमेंट एडिशनल बेयर करेगी कॉस्ट 2% का सीपीओ प्राइस का। ये प्रोटेक्ट करती है फार्मर्स को फ्लक्चुएशन से, इंटरनेशनल सीपीओ प्राइसेस, और प्रोटेक्ट करती है उनको वॉलेटिलिटी से। इसके अलावा असिस्टेंस मिलेगी फार्मर्स को जो प्लांट कर रहे हैं मटेरियल 29,000 पर हेक्टेयर, और एक स्टीप इंक्रीज आएगा 12,000 पर हेक्टेयर। फर्दर जो सब्सटैंशियल इंक्रीज आएगा वो मेंटेनेंस के तरफ होगा और इंटरक्रॉपिंग इंटरवेंशन की तरफ होगा। एक स्पेशल असिस्टेंस जो है ₹250 पर प्लांट होगा जो दिया जाएगा रीप्लांट ओल्ड गार्डन्स को, रिजुवनेशन को और गार्डन्स को। स्पेशल असिस्टेंस जो है नॉर्थ ईस्ट और अंडमान रीजन में दिया जाएगा। स्पेशल प्रोविजन होगा जो कि बनाया जाएगा हाफ मून टेरेस कल्टीवेशन के लिए भी, बायो फेंसिंग के लिए भी, लैंड क्लियरेंस जैसी चीज़ों के लिए, जिसमें ये इंटीग्रेट करेंगे फार्मिंग। अश्योरेंस जो है इनकलकेट करा जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा इंडियन ऑयल पाम फार्मर्स को कि वो अपना एरिया बढ़ाएं और प्रोडक्शन ज़्यादा करें पाम ऑयल की। सीड गार्डन्स प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस 100 लाख फॉर 15 हेक्टेयर्स नॉर्थ ईस्ट में, और अंडमान रीजन में 80 लाख 15 हेक्टेयर के लोगे रेस्ट ऑफ इंडिया में, जो एड्रेस करेंगे शॉर्टेज ऑफ प्लांटिंग मटेरियल इंडिया में। फाइनेंशियल आउटले जो है 11,000 करोड़ का होगा जो कि स्कीम के अंडर है। उसमें से 8,844 करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर करेगी, और 2,196 करोड़ जो है स्टेट शेयर करेगी वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत। नेक्स्ट है लाइफ स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर में सबमिट करी एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्टेटस ऑफ वेटरनरी सर्विसेज अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल वैक्सीन कंट्री में, जो कि पॉइंट आउट करता है सेवरल इम्पेडिमेंट्स ग्रोथ के लिए लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए इंडिया में। स्टेटस क्या है लाइफ स्टॉक सेक्टर इंडिया में? ग्रो करता है कॉम्पोनेंट एनुअल ग्रोथ रेट पे, जो कि 8.1% का होगा फ्रॉम 2014-2015 टू 2019-2020। ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट 8.8% का पॉपुलेशन का, और लाइवलीहुड 2/3 ऑफ द रूरल कम्युनिटी को मिलता है इंडिया में। कंट्रीब्यूशन की बात करें 16% इनकम जो है स्मॉल फार्मर्स हाउस होल्ड पे आती है अगेंस्ट द एवरेज ऑफ 14% रूरल हाउस होल्ड पे। कंट्रीब्यूट करती है 34% टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी में। एनिमल हस्बेंड्री जो है स्टेट सब्जेक्ट है। और अगर बात करें 20th लाइफ स्टॉक सेंसस की, तो इंडिया वर्ल्ड हाईएस्ट लाइफ स्टॉक है ओनर, जो कि फर्स्ट है इन टोटल बफेलो पॉपुलेशन में, सेकंड है गोट पॉपुलेशन में, और थर्ड है शीप पॉपुलेशन में। सेकंड लार्जेस्ट
पोल्ट्री मार्केट है वर्ल्ड में, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फिश के हैं हम, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है वर्ल्ड में। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हम सबको जाननी चाहिए। तो यहाँ पे इम्पेडिमेंट्स जो लाइफ स्टॉक ने फेस करे, लाइफ स्टॉक सेक्टर ने फेस करे इंडिया में, पहला है लो प्रोडक्टिविटी फार्म एनिमल्स की। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एवरेज एनुअल मिल्क ईल्ड जो है इंडियन कैटल की वो 50% है ग्लोबल एवरेज की। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि कैटल हमारे पास लाइफ स्टॉक ओनर सबसे ज़्यादा है, बफेलो इतनी ज़्यादा है, लेकिन जो ईल्ड है 50% है ग्लोबल एवरेज। ठीक है। इनएडुकेट पुअर क्वालिटी ऑफ वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं एनिमल्स के। इन डेफिशिएंसी होती है वैक्सीन्स की और वैक्सीनेशन सेटअप की। शॉर्टेज है न्यूट्रिशनल फॉडर की जो कि हार्डली 5% है क्रॉप एरिया का इंडिया में जो यूटिलाइज होता है ताकि वो ग्रो करें फॉडर। लैक ऑफ इंक्लूसिविटी है वेटरनरी सर्विसेज में। अनकन्वेंशनल सोर्स है मिल्क जैसे कैमल, याक, और ये फेस कर रहे हैं अभी भी जो इंक्लूड रहते हैं विद इन पॉलिसी और प्रोग्राम। एक्सेस नहीं है मार्केट का जो एग्जेम्पशन है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का सम एक्सटेंट के लिए। मिल्क या मार्केट जो लाइफ स्टॉक के लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो अंडर डेवलप्ड है। वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल अगेंस्ट रिस्क। 6% ही एनिमल हेड्स जो एक्सक्लूड करते हैं पोल्ट्री जो प्रोवाइड है इंश्योरेंस कवर में। इसके अलावा वीक एक्सटेंशन सर्विस है फील्ड लेवल पे, ये लिमिट करती है कैपेबिलिटी इंडियन फार्मर्स की, वो अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा बड़े सारे इश्यूज है जैसे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इंडिजिनियस एनिमल्स का, स्लो डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस का जिसमें डेफिशिएंसी है क्वालिटी जम प्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल मैन पावर में। वाटर सोर्स डिप्लीशन है, आउटडेटेड वेटरनरी एजुकेशन है, लैक ऑफ R&D वेटरनरी सर्विस में, लिमिटेड अवेलेबिलिटी क्वालिटी ब्रीडिंग बल्स में है। इंक्रीज करता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। डाइवर्जन है फीड ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स का, इंडस्ट्रियल यूज़ का। कॉमन डिजीज़ जो इफेक्ट करते हैं लाइफ स्टॉक उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। पहला है कैटल या बफेलो में फुट एंड माउथ डिजीज़ देखा गया है और ब्रुसेलोसिस है। शीप एंड गोट्स में पेस्टिसिस रोमाइटिस है, कुछ PPR बड़ा अजीब सा नाम है इसका। पिग्स में आपका स्वाइन फ्लू है, सबको ही पता है, CSF। और पोल्ट्री में आपका एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू है जो आई थिंक 2021 के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था। और दूसरा है रानीखेत डिजीज़, ये भी है। इसके अलावा गवर्नमेंट की क्या मेजर स्कीम्स है टुवर्ड्स लाइफ स्टॉक, ये जानना ज़रूरी पड़ जाता है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पहला है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो कि इंश्योर करता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ स्टॉक कीपर्स की, फार्मर्स की, स्पेसिफिकली जिनका स्मॉल लैंड होल्डिंग है वो अपना सस्टेनेबल सेफ इक्विटेबल लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट रहते हैं। ये इंक्लूड करता है सब मिशन फूड और फीड डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, एक्सटेंशन में। राष्ट्रीय गोकुल, ये नेक्स्ट न्यूज़ है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये डेवलप करती है, कंजर्व करती है इंडिजीनियस ब्रीड का थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और जो कि होती है ब्रीडिंग ट्रैक पे। जेनेटिक अपग्रेडेशन होता है नॉन डिस्क्रिप्ट बोवाइन पॉपुलेशन का। और बड़े सारे मिशंस कौन कौन से हैं, पहला है गोपाल रत्न अवार्ड्स और कामधेनु अवार्ड्स जो इंकरेज करते हैं फार्मर्स या ब्रीडर्स को कि वो रेयर करें इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ बोवाइन मतलब ये काओ, बफेलो, ये सब हो गया। इस्टेब्लिश करें इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स, गोकुल ग्राम्स और नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स। इसके अलावा ई पशु हाट पोर्टल भी है जो कनेक्ट करती है ब्रीडर्स और फार्मर्स को। इसके अलावा पशु संजीवनी एक एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम है जो इनकम पास करता है प्रोविजन एनिमल हेल्थ कार्ड का, जिसको हिंदी में बोलते हैं नकुल स्वास्थ्य पत्र, जिसमें UID आइडेंटिफिकेशन होगा। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट ये इनहांस करता है क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स और इंक्रीज करता है शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में आपका स्कीम ऑन लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम है प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस। सेंट्रल शेयर करता है स्टेट्स को
यूटी को कंट्रोल करने के लिए और कंटेनमेंट करने के लिए एनिमल डिजीज, जिसमें आती है कंटेजियस बोवाइन प्लेरोन्यूमोनिया, क्लासिक स्वाइन फ्लू। इसके अलावा नेशनल एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम भी है, सब कॉम्पोनेंट है LHNDC, जो कि वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो रिपोर्ट करती है एनिमल डिजीज़ की फ्रॉम द लेवल ऑफ ब्लॉक वेटरनरी इंस्टीट्यूशन रियल टाइम बेसिस पे। इसके अलावा नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है फुट एंड माउथ डिजीज़ का, और ब्रुसेलोसिस का है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जो इन्वेस्टार्स करता है, कंट्रोल करता है फुट माउथ डिजीज़ को और ब्रुसेलोसिस का बाय 2025, इराडिकेट करता है उनको 2030 तक थ्रू वैक्सीनेशन। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कवर करता है 15,000 करोड़ का, जो इंसेंटिव देता है इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज, MSME, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश करते हैं डेयरी और मीट प्रोसेसिंग। वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एनिमल फीड प्लांट भी है। डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें 8,000 करोड़ का लोन असिस्टेंस मिलेंगे एलिजिबल एंड बोरोवर्स को। इसमें स्टेट डेयरी फेडरेशन भी आती है, डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन भी आती है जो मॉडर्नाइज करती है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स को और मशीनरी को, जो क्रिएट करती है एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोसेस करती है मोर मिल्क। इसके अलावा अदर इनिशिएटिव की बात करें तो स्पेशल लाइफ स्टॉक सेक्टर पैकेज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा था, जो सपोर्ट करता है अमाउंट 9,800 करोड़ का ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जो कि लेवरेज करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 54,618 करोड़ की 5 ईयर्स तक की। इसके अलावा ई गोपाला एप्लीकेशन डेवलप करा गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, जो कि हेल्प करता है फार्मर्स को मैनेज करे लाइफ स्टॉक, जिसमें बाइंग और सेलिंग होता है डिजीज फ्री जर्म प्लाज्मा किसी भी फॉर्म में, सेमेन एम्ब्रॉयस, और इन्फॉर्म करता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विसेज, जो गाइड करता है फार्मर्स को एनिमल न्यूट्रिशन का, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल जिसमें अप्रोप्रिएट आयुर्वेदिक एथनो वेटरनरी मेडिसिन आती है। सपोर्ट करती है डेयरी कोऑपरेटिव्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो इंगेज्ड है आपका डेयरी एक्टिविटीज़ में। और इसके अंडर जो डेयरी कोऑपरेटिव्स है, FPO है, वो इंगेज है, उनको 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा फॉर मीटिंग देयर वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट, ताकि वो अपना काम देख पाए। स्पेशल ड्राइव है जो क्रिएट करा गया, अंडरटेक करा गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंडर, जो प्रोवाइड करता है जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं मिल्क कोऑपरेशन का और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज का किसान क्रेडिट कार्ड के साथ। इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है।